हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु कौशिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर। अब देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे IBPS PO के प्री एग्जाम्स की, यानी कि IBPS PO के एग्जाम्स चल रहे हैं और प्री एग्जाम्स इस टाइम किए जा रहे हैं और उसका एक मेमोरी बेस्ड पेपर हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि आपको एक पूरा पेपर डिस्कस किया जाएगा ताकि आपको पता चल सके कि उसमें क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं और हमारी प्रिपरेशन जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे इस पूरी वीडियो में, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूर्ण पेपर पता चल सके कि किस तरह से आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो प्रश्न जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर अपीयर होता रहेगा, आप उसको पढ़ेंगे और उसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो है उसको देखेंगे ध्यान से। तो देखिएगा, पहला जो प्रश्न है उसमें उसने हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, यानी कि प्रश्न कुछ इस तरह से है कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद 3 वर्ड्स, यानी कि प्रत्येक सेंटेंस में 3 वर्ड दिए गए हैं, इन बोल्ड में दिए गए हैं। चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि हमें उन्हें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि जो हमें शब्द दिए गए हैं ना वो सही सीक्वेंस में नहीं है तो हमें उन्हें सीक्वेंस में लगा देना है, सही सीक्वेंस में। यानी कि जो तीनों शब्द हैं उनको हमें सही सीक्वेंस में लगाना है, सही तरह से व्यवस्थित करना है। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। क्या है पहला प्रश्न? तो प्रश्न है द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इन डॉक्यूमेंटिंग एंड क्वेश्चनिंग स्टेट कंपोनेंट एंड एक्सेसेस इज अ नेसेसरी फंक्शनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म। तो इसमें आपको पहचानना है कि भाई कौन सा शब्द कहां पर आना चाहिए। तो हमने देखा कि द रोल प्लेड बाय ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, उनके द्वारा जो रोल है, यानी उनका जो रोल है इन डॉक्यूमेंटिंग में एंड क्वेश्चनिंग। तो देखो यहां तक तो कोई गलती नहीं लग रही, यानी कि पहला वाला तो हमें बिल्कुल सही लग रहा है कि भैया ए की जगह पर तो ए ही होना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्वेश्चनिंग स्टेट कंपोनेंट एंड एक्सेसेस इज नेसेसरी फंक्शनिंग। अब देखो नेसेसरी के साथ जो फंक्शनिंग है वो शब्द सही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फंक्शनिंग शब्द है ना उसकी जगह गलत है, यानी कि उसकी जगह कहां पर होनी चाहिए थी? तो ए के बाद जो शब्द आना चाहिए था वो सी आना चाहिए था। यानी एक्चुअल में सेंटेंस क्या हो जाना चाहिए था कि डॉक्यूमेंटिंग एंड क्वेश्चनिंग स्टेट फंक्शनिंग एंड एक्सेसेस इज अ नेसेसरी कंपोनेंट, यानी कि नेसेसरी के बाद क्या आना चाहिए था? तो नेसेसरी यानी कि एडजेक्टिव बताएगा और एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग किया जाना चाहिए था और वो क्या है हमारा? तो वो है हमारा कंपोनेंट, यानी कि नाउन जो है वो बाद में आ जाना चाहिए था नेसेसरी के। यानी कि एक्चुअल में सीक्वेंस क्या हो जाना चाहिए था? तो सीक्वेंस हो जाना चाहिए था ACB, यानी कि पहला वाला जो सवाल है उसका सही जवाब हो जाना चाहिए था क्या? ACB, और जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारा? तो ऑप्शन नंबर है ये हमारा E, यानी कि E ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि पहले सवाल का जो जवाब हो गया वो क्या हो जाना चाहिए था? E। यानी कि आपको समझ में आया कि प्रश्न किस तरह से आ रहा है। तो उसने 3 ऑप्शन दे दिए हमें और उनको सही सीक्वेंस में लगाना है, तो सही सीक्वेंस में हमें लगा देना है। तो पेपर कोई खास डिफिकल्ट नहीं आ रहा, लेकिन आपको उसी हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि द C&AG's ऑब्जर्वेशन इन इट्स डिविजिबल ऑडिट रिपोर्ट रिलेट टू द denial of states financial in the share टैक्सेस पूल। तो देखो इसमें क्या हमें दिक्कत नजर आई। तो हमने देखा कि द C&AG's ऑब्जर्वेशन इन इट्स, अब इट्स के बाद आ रहा है शब्द डिविजिबल, और डिविजिबल का मतलब होता है वर्गीकृत कर देना, जबकि यहां पर ऑडिट की बात की गई उसके बाद। अच्छा, ऑडिट जो हुआ करता है वो क्या हुआ करता है? तो भैया ऑडिट तो फाइनेंशियल हुआ करता है, यानी पैसों का ही तो ऑडिट किया जाता है। तो वहां पर गलती कहां पर हो गई? यानी कि दूसरा जो पोर्शन है ना उसमें जो ए सेक्शन है उसमें गलती है। ए की जगह क्या होना चाहिए था? बी आना चाहिए था, यानी ए की जगह क्या आना चाहिए था? बी आना चाहिए था। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि एक शब्द अगर हमने सही लगा दिया तो हम सेंटेंस का आंसर बता सकते हैं। तो हमने चेक किया कि भैया शुरुआत में बी कितनों के आ रहा है? तो मात्र 2 के बी आ रहा है, यानी कि 3 ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो गए। कौन कौन से? तो ए हमारा खत्म हो गया, सी हमारा खत्म हो गया और डी हमारा खत्म हो गया, यानी कि बी और ई बचे। अब हमें मात्र इतना पता करना है कि भैया बी के बाद ए आएगा या बी के बाद सी आएगा, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि डिविजिबल ऑडिट तो आएगा नहीं, फाइनेंशियल ऑडिट आएगा। इट्स फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट रिलेट टू द डिनायल ऑफ
स्टेट्स। अब स्टेट्स क्या, तो स्टेट्स में आप देखें कि लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी कि स्टेट में शब्द होता है स्टेट, लेकिन वो प्लूरल बनाया उसने। और जब प्लूरल शब्द हुआ करता है तो हमने आपको बताया था कि प्लूरल शब्द के बाद में जैसे शब्द आ गया, मान लिया बॉय है तो बॉय में एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है तो बात हो रही है एक लड़के की, लेकिन अगर एक से ज्यादा लड़के हों तो वहां पर एपोस्ट्रोफी बाद में लगा करता है एस के। तो यहां पर भी इसने वही काम किया, यानी कि स्टेट्स आया है तो निश्चित सी बात हो गई कि जब भैया एपोस्ट्रोफी एस लगा करता है ना तो किसी नाउन पर अधिकार दिखा रहा होता है, यानी कि इसके बाद क्या आना चाहिए था, तो इसके बाद नाउन आना चाहिए था। जबकि डिविजिबल जो है वो शब्द यहां पर नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाना चाहिए फिर, तो यहां पर आ जाना चाहिए यानी कि स्टेट्स शेयर, यानी स्टेट का जो शेयर है, स्टेट का जो हक है, और वो कहां पे है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले बी आएगा फिर सी आएगा एंड देन क्या आएगा, ए आ जाएगा। यानी कि यहां पर तीन ऑप्शन किस तरह से हो जाएंगे, तो बी सी ए हो जाएंगे। और जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो ये भी ऑप्शन नंबर है हमारा कौन सा, ई। तो पहले का भी ई हो गया और दूसरे का भी ई हो गया। बात कर लेते हैं अगले की, और अगला क्या है कि मैनी कंट्रीज हैव चूजन टू इग्नोर द कनेक्शन बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड वेल बीइंग एंड परस्यूट इकोलॉजिकल कैपिटल इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ फाइनेंशियल डिप्लीटेड। ठीक है, तो यहां पर गलती कहां पर है, तो वही चीज, यानी कि हमें वही बताना है सीक्वेंस क्या हो जाना चाहिए सही। तो अगर हम सही सीक्वेंस जानने की कोशिश करें तो हमारा सवाल जो शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है कि बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जब भी एंड आया करता है ना बीच बीच में, तो एंड का मतलब होता है कुछ वैसा सा ही शब्द अगला भी आएगा। यानी कि जैसे मान लिया कि हम कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन जो हुआ करते हैं वो हमारा क्यूमुलेटिव होता है, एडवर्सेटिव होता है। तो एडवर्सेटिव होता है बट, यानी कि जो पहले बात की गई है उसकी विपरीत बात आगे करेगा। और एंड का मतलब होता है तो जैसी पहले बात की है वैसी ही कुछ बात आगे करनी चाहिए। तो उसने वही बात की कि बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड वेलबींग, यानी कि एंड का काम तो यहां पर खत्म हो गया क्योंकि बिटवीन की बात हुई, दो का जिक्र उसने कर लिया। अब अगली जो बात कर रहा है वो आगे की अलग बात कर रहा है, यानी कि एंड जो आया अब उस बात को खत्म कर चुका, अब दूसरी बात शुरू करेगा। अब क्या आना चाहिए, तो अब फिर से क्या आनी चाहिए, तो फिर से वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि यहां पर एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, तो यहां पर आना चाहिए था सी, यानी कि तीसरे में पहला जो आना चाहिए था शब्द वो क्या आना चाहिए था, शी आना चाहिए था। डिप्लीटेड वहां पर आना चाहिए था। अब क्यों आना चाहिए था, क्योंकि भैया पहले भी फॉर्म जो आई है वो ऐसी आई है, यानी सेकंड या थर्ड फॉर्म आई है, हैव के साथ चूजन आया है। तो इसी तरह से यहां पर भी क्या आना चाहिए था, तो डिप्लीटेड यहां पर आना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर सी पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो डिप्लीटेड इकोलॉजिकल कैपिटल इन, अब किस चीज में डिप्लीट कर दिया, कम कर दिया, तो इकोलॉजिकल कैपिटल इन किस चीज में, तो यहां पर ए बिल्कुल सही है। यानी कि अब क्या आ जाना चाहिए, तो अब आना चाहिए ए, यानी कि सी के बाद ए आना चाहिए एंड देन क्या आ जाना चाहिए, बी आना चाहिए। यानी कि पहले डिप्लीटेड आ जाना चाहिए, फिर परस्यूट आ जाना चाहिए और देन आना चाहिए क्या, प्रॉस्पेरिटी आ जाना चाहिए। तो वह बात बिल्कुल सही हो जाएगी क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की बात होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी। तो ठीक है, आई बात समझ में, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली, और अगला क्या है कि गांधीज रिपीटेड। अब गांधीज रिपीटेड थॉट, तो थॉट सही हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, यानी कि गांधी जी के रिपीटेड थॉट्स, तो दोबारा दोबारा आने वाले थॉट्स, चलो फिर भी मान लेते हैं। ऑन सर्विस, यानी सर्विस पर जो उनके थॉट थे, टू ऑल ह्यूमन बींग्स फ्रॉम ऑल ट्रेडिशंस ऑफ एम्फेसाइजेस, यहां पर गलती हो गई, यहां पर तो बिल्कुल भी गलत है। यानी एम्फेसाइजेस का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना, तो एम्फेसाइजेस का तो यहां पर कोई रोल ही नहीं है, यानी कि यहां पर एम्फेसाइजेस नहीं आना चाहिए था। फिर कहां पर आना चाहिए था, तो एक बार पहले पूरा पढ़ लेते हैं कि वाज द एसेंस ऑफ हिज नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक थ्योरी। तो गलती कहां पर, तो देखो ये एसेंस तो बिल्कुल सही लग रहा है, यानी कि एसेंस में तो कोई गलती नहीं लग रही कि वाज द एसेंस ऑफ हिज नॉन वायलेंट डेमोक्रेटिक थ्योरी, यानी कि लेकिन गलती कहां पर है, तो भैया गलती हो गई पहले ही, यानी कि फोर्थ में जो गलती है वो ये है कि एम्फेसाइज जो आना चाहिए था वो पहले आना चाहिए था, यानी कि गांधीज रिपीटेड एम्फेसिस ऑन सर्विस टू ऑल ह्यूमन बीइंग फ्रॉम ऑल ट्रेडिशंस ऑफ थॉट्स, यानी कि सभी ट्रेडिशन जो थे सोचने वाले, यानी पहले क्या आ जाना चाहिए, तो पहले आ जाना चाहिए बी, देन आना चाहिए ए एंड देन आना चाहिए सी। और वो ऑप्शन कौन सा बन पा रहा है हमारा, तो वो ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले वाले में ई हुआ, दूसरे में ई हुआ, तीसरे में हुआ बी और चौथे में हो गया डी। बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न देखेंगे क्या है, तो पांचवें प्रश्न में नया क्वेश्चन आया, यानी कि एक तरह का क्वेश्चन तो ये आ रहा है हमारा, यानी कि उसने तीन ऑप्शन दे दिया हमें और उन तीनों को सही सीक्वेंस में हमें लगा देना है, वर्ड्स को सही सीक्वेंस में
लगा देना। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनको रिप्लेस करने के लिए पूछ लिया करता है कि ए की जगह पर बी आ जाएगा या बी की जगह पर सी आ जाएगा या सी की जगह पर डी आ जाएगा, तो इस तरह से भी पूछ सकता है। बात कुछ ऐसी है कि चाहे इस तरह से पूछ ले चाहे वैसे पूछ ले, एक ही तरीका है। चलो, इस तरह की तो बात हमने कर ली। अब अगली बात देख लेते हैं, तो दूसरा प्रश्न देखेंगे, यानी कि अब प्रश्न हमारा चेंज हो रहा है। और क्या चेंज हो रहा है प्रश्न? तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि विच ऑफ दीज फ्रेजेस या वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन ए बी सी डी ई, यानी कि उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन, और 5वां ऑप्शन है नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। यानी उसने एक सेंटेंस दिया और उसमें एक सेंटेंस में बीच में एक फ्रेज दी जो कि उसने बोल्ड की हुई है। तो उसने क्या पूछा है इसका? तो उसने ये पूछा है कि इसकी जगह पर हम क्या लगाएं, यानी कि उस चीज को हटाकर उसकी जगह क्या लगाएं, या फिर ये जो लगा हुआ है वही सही है। यानी कि एक तरह का एरर डिटेक्शन ही है कि एरर ही डिटेक्ट करनी है, सेंटेंस में कुछ गलती तो नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या है कि a truck had assumingly collided with a car। तो गलती कहां पर है? यानी कि आपको 5 ऑप्शन उसने दे दिए कि भैया एविडेंटली आ जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली मेट आ जाएगा, वर्चुअली रिसीव्ड आ जाएगा, ट्रेमेंडसली मिसहैप आ जाएगा, या नो रिक्वायरमेंट है, यानी कि रिप्लेसमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गलती कहां पर है यहाँ पर? यानी कि आना क्या चाहिए था? तो भैया एज्यूमिंगली का मतलब होता है मान लेना है ऐसा। अब जब मान लेंगे तो थोड़ी ना बात होगी, यानी कि कोलाइड हो गया तो वो एज्यूमिंगली थोड़ी ना होगा, यानी कि उसमें गलती क्या है? तो भैया यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन शुरू हुआ, यानी कि तो पहला मान लेते हैं हम इसको, और दूसरा जो हुआ उसका जो पहला पोर्शन है, यानी कि पहला जो प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। उसमें एज्यूमिंगली की जगह क्या आ जाना चाहिए? एविडेंटली आ जाना चाहिए, और वही इसमें गलती थी। यानी कि 5वें का क्या हो जाएगा? तो 5वें का हो जाएगा पहला। आई बात समझ में? तो 5वें का पहला हो जाएगा। बात कर लेते हैं छठे की। छठा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे। देखें क्या है कि द पॉलिटिशियंस मेक, अब देखो मेक्स आया है यहां पर, तो पहली बात तो ये है कि भैया नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस में एस लगा हुआ है, यानी कि वर्ड जो है वो प्लूरल है, और जब वो शब्द प्लूरल है तो भैया उसके साथ वर्ब आपने सिंगुलर कैसे लगा दिया, यानी ऐसे ही एस वाली कैसे लगा दी? क्यों? क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल, मतलब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब उसके साथ वर्ब ऐसे ही एस वाली आती है, अदरवाइज हमेशा उसके साथ वर्ब कौन सी आती है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और यहां पर इसने क्या किया? मेक्स लगा रखा है, तो मेक्स तो आएगा नहीं। तो फिर क्या आएगा? तो चलो यहीं से देख करके, इतना ही देख करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हैज प्रोमिसेस आएगा, तो हैज के साथ तो प्रोमिसेस आया ही नहीं करता, हैज के साथ तो वर्ब की थर्ड आती है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा चेक किया वुड रिकॉल्ड, और वुड के साथ भी रिकॉल्ड कैसे आ सकता है? भैया वुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी गलत हो गया। तीसरा आया मेड, हाँ ये हो सकता है, और यही बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि छठे का क्या हो जाएगा? तो छठे का हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, जो कि है मेड वे प्रोमिसेस। तो वहीं पर सही हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी हो गया। बात कर लेते हैं 7वें की। 7वां है स्टूडेंट्स फील ऑटोनोमस व्हेन दे आर एबल टू विलिंग एंगेज टाइम। अब विलिंग भी आ रहा है और एंगेज भी आ रहा है, तो जरा ध्यान से देखेंगे आगे कि विलिंग एंगेज टाइम। अब देखो टू के साथ विलिंग आ रहा है, वर्ब की आईएनजी आ रही है टू के साथ, तो टू के साथ तो वर्ब की आईएनजी नहीं आ सकती भैया, ये तो गलत बात कर दी इसने, यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ गलती है। आगे पढ़ के देखा विलिंग एंगेज टाइम एंड एनर्जी टू दियर स्टडीज, तो विलिंग नहीं विलिंगली होना चाहिए था, यानी कि विलिंग तो नहीं हो सकता। चलो फिर भी और ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन देखिए क्या? रेडिली डिवोटेड। अब देखो यहां पर एक चीज हमें और ध्यान देने वाली है कि टू आ रहा है और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। क्या आती है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। अच्छा, इसमें बीच में उसने कुछ ना कुछ लगा दिया है। अब जब बीच में कुछ लगाया जाता है तो भैया वो एडवर्ब लगाना चाहिए उसको, और एडवर्ब कब बनता है? तो हमें पता होना चाहिए कि एलवाई लगा करके मोस्टली एडवर्ब बन जाया करते हैं, यानी कि जब हम एडजेक्टिव में एलवाई लगा दिया करते हैं तब वहां पर एडवर्ब बन जाया करता है। नाउन में एलवाई लगा करके एडजेक्टिव बनता है, और एडजेक्टिव में एलवाई लगा करके एडवर्ब बनता है, तो दोनों के बीच में, यानी कि स्प्लिट इन्फिनिटिव है, एक तरह से समझ लेंगे स्प्लिट इन्फिनिटिव है, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करता है और उसके बीच में उसने एडवर्ब लगाने को कह रहा है। तो जब हम बीच में लगाएंगे तो फिर एडवर्ब भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था स्प्लिट इन्फिनिटिव वैसे गलत माना जाता है, लेकिन यहां पर एडवर्ब लगा सकते हैं बीच में। तो एडवर्ब लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? तो भैया पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ईडी फॉर्म आ रही है, डिवोटेड कह रखा है, वो तो हो ही नहीं सकता, आएगी तो वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म। दूसरा ऑप्शन चेक किया फुल और असाइन, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, असाइन थोड़ी ना, किसी को असाइन थोड़ी ना किया जा रहा है टाइम। तीसरा ऑप्शन चेक किया तो विलिंगली डिवोट, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और चौथा बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने टू पहले कर दिया और विलिंगली बाद में कर दिया, कॉपरेट थोड़ी ना। तो वही, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि 7वां जो प्रश्न है उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलिंगली डिवोट। ठीक है, तो इस तरह से बात समझ में आ गई हो तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है रीअरेंजमेंट, यानी कि आपको पैराजंबल दे दिया है, यानी कि आपके सेंटेंसेस जो है वो
ऊपर नीचे कर दिए गए हैं, आगे पीछे कर दिए गए हैं और उनको आपको सही क्रम में लगाना है। यानी कि 3 प्रश्न ये जो आए ये कैसे करने थे, तो इसमें एक तरह का एरर डिटेक्शन था, गलत दे रखा था कुछ और उसको सही वहाँ पे ऑप्शन हमें फ्रेज सही चुननी थी। उससे पिछले वाले हमने बताए सही सीक्वेंस में लगाने थे, वैसे ही सही सीक्वेंस में पहले तो हमें वर्ड्स लगाने थे, अब हमें सेंटेंस लगाने हैं सही सीक्वेंस में। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। क्या है पहला प्रश्न? पहले प्रश्न में उसने हमें 5 ऑप्शन दिए और 5 ऑप्शन में से हमें सही करके लगाना है, सही क्रम बता देना क्या है। तो चलिए पहला प्रश्न चेक करके देखते हैं भाई पहला ऑप्शन क्या हो सकता है। तो पहला हमने देखा कि अ हेल्थ बुलेटिन रिलीज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, यानी कि अ हेल्थ बुलेटिन रिलीज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। अच्छा, क्या ये पहला सेंटेंस हो सकता है? तो देखो ऑप्शन में कहीं भी ए नंबर का पहला सेंटेंस नहीं है, तो इसको छोड़ के चलते हैं। हम मान ही नहीं रहे कि भैया ए पहला हो सकता है, फिर भी मान लेते हैं क्योंकि इसने ये भी कह रखा है कि नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, तो हो सकता है भैया ए पहला हो। चलो फिर आगे देख लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो देखिएगा क्या पहला नंबर वाला जो सेंटेंस है वो पहला हो सकता है क्या? तो वो पहला हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर बी आना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में तो कुछ और कह नहीं रखा, यानी उसने ऑप्शन में कह रखा है नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। तो भैया जब नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड यानी कि ए के बाद बी आना चाहिए, तो ए के बाद तो बी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अ हेल्थ बुलेटिन रिलीज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। अब क्या रिलीज किया गया? तो एक्चुअल में ये वाला जो सेंटेंस है ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। अब देखिए इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करेंगे। तो टैकल कैसे करेंगे, यानी कि हम दो का एक युग्म देख लें कि भाई दो कोई कपलिंग हो रही है क्या, यानी कि कोई 2 सेंटेंस आगे पीछे जो आ रहे हो हमें उनको अरेंज करके देखना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस हो सकता है क्या। तो हमने चेक किया कि ई वाला जो सेंटेंस है ना उसमें हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू आ रहा है लास्ट में। अब अकॉर्डिंग टू तो भैया पहला अंतिम सेंटेंस तो हो नहीं सकता ये, तो जब अकॉर्डिंग टू वाला सेंटेंस है उसके बाद कौन सा सेंटेंस आ जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू यानी किसी के व्यक्ति के द्वारा या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ बात कही गई होगी। तो इसमें बात करने की बात सिर्फ एक ही जगह पर की गई है, कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया, क्या कहा गया है? तो 276325 अकॉर्डिंग टू अ हेल्थ बुलेटिन, यानी कि ई जो सेंटेंस है उसके बाद कहीं ना कहीं एक सेंटेंस आएगा, उसके बाद सेंटेंस क्या आना चाहिए, यानी ई के बाद जो सेंटेंस आना चाहिए वो कहीं ना कहीं ए आना चाहिए, ई के बाद ए सेंटेंस आना चाहिए। अच्छा, ई के बाद ए सेंटेंस कितनी जगह पर आ रहा है? तो भैया पहले में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, चौथे में भी आ रहा है, 5वें में भी आ रहा है, सब में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन क्या पहला सेंटेंस लास्ट सेंटेंस हो सकता है क्या? तो भाई पहला सेंटेंस या तो पहला ही सेंटेंस होगा या फिर लास्ट सेंटेंस होगा, और लास्ट सेंटेंस है तो ऑप्शन बचे मात्र 2, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा हो सकता है? क्या बी सेंटेंस पहला सेंटेंस हो सकता है? इन द कैपिटल इन द पास्ट 24 आवर्स, या फिर इस तरह से होता कि एज मैनी एज 2327 न्यू कोविड-19 केसेस वर रिपोर्टेड इन द कैपिटल in the past 24 hours, taking the total number of cases to 276325 according to a health bulletin released in Delhi government। तो वहां पर यानी कि हमारा जो तीसरा प्रश्न है जिसका कि हम कह रहे हैं 8वां जो प्रश्न है वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा एंड देन ए आ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह का सीक्वेंस बनना चाहिए। आई बात समझ में? तो चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है? तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका जवाब बताने की कोशिश करेंगे। तो देखें पहला प्रश्न, दूसरा क्या है? तो प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है कि द दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड। अब दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड, तो भैया ये सेंटेंस तो पहला हो सकता है, इसमें तो सब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद वर्ब आ रही, कोई दिक्कत नहीं। क्या अलाउ किया? अच्छा चलो यही चीज़ देख लेते हैं, यहीं से आंसर चेक करने की कोशिश करते हैं। क्या अलाउ किया? अलाउड द CBI एंड ED अपील, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है, यानी ए के बाद बी आ सकता है। अपील फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा एंड अदर्स, या फिर फॉर एन अर्ली हियरिंग। हाँ पहले बिल्कुल सही, अभी तक हमें समझ में आ रहा है क्या? तो भैया नवा जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न के पहला ऑप्शन क्या हो सकता है? ए हो सकता है, दूसरा बी हो सकता है और तीसरा डी होगा, सी तो नहीं होगा। तो पढ़ करके देखते हैं इसी क्रम में कि द दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड the CBI and ED's appeal for an early hearing on its leave to appeal। अब टू अपील के बाद फिर पहुंचो कहीं और, against the 2G case verdict acquitting फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा एंड अदर्स। बात बिल्कुल सही है, यानी कि मैच हो गया हमारा सब कुछ। तो ये मैच हो किससे रहा है? तो ये तो ए ऑप्शन से मैच हो रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा एंड देन सी आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा सेंटेंस लग जाना चाहिए। बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है इंटेंसिफाई देयर
एजिटेशन फ्रॉम अक्टूबर 1 विच विल इंक्लूड। तो देखो पहला वाला तो पहला नहीं लग रहा है ना, क्योंकि इंटेंसिफाई दियर यानी कि दियर आ रहा है और दियर का मतलब है यानी कि पहले कुछ आ चुका है जिसकी वो बात कर रहा है इसमें, तो ये तो पहला नहीं हो सकता। दूसरा फिर बात किया विच आ गया, अच्छा विच भी प्रोनाउन का काम क्या करता है, तो ये भी यानी कि पहले कुछ आ चुका है, तो ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। तीसरे की बात कर लेते हैं, प्रोटेक्ट एंड द सोशल। अब प्रोटेक्ट इसमें पहले आ गया फिर एंड आ रहा है, तो ये भी पहला नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटेक्ट जो है यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है। तो अगले में चलते हैं, तो फॉर्मर आउटफिट्स अनाउंस्ड, हाँ ये कुछ लग रहा है कि ये पहला हो सकता है। ई और चेक कर लिया, दैट दे वुड, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो दैट दे वुड आ रहा है, दे का मतलब प्रोनाउन आ गया फिर से, तो नाउन से शुरुआत होती है, प्रोनाउन से शुरुआत नहीं होती, यानी कि हमें क्लियर पता चल गया कि भैया पहला जो सेंटेंस है ना वो होगा, तो होगा कौन सा, तो पहला सेंटेंस होगा डी। अब ये देख लो डी कितनों में आया पहला सेंटेंस, तो मात्र एक ऑप्शन में है, और वो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो उसको बस एक बार चेक करके देख लो, अदरवाइज फिर हमारा आंसर हमारा वही मिल जाएगा, अदरवाइज फिर नो रिक्वायरमेंट कर देंगे। तो देख लेंगे पहले क्या हो गया, तो डी हमने पढ़ा कि फॉर्मल आउटफिट्स अनाउंस्ड, क्या अनाउंस किया, ई आ गया। दैट दे वुड, बिल्कुल सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दे वुड के बाद ए आएगा। इंटेंसिफाई देयर एजिटेशन फ्रॉम अक्टूबर 1, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। फिर बी पे आ जाओ, विच विल इंक्लूड एन इंडेफिनिट रेल रोको, और उसके बाद सी प्रोटेस्ट, बिल्कुल सही है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बिल्कुल सही हो गया। डी ई ए बी एंड सी, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर हो गया सी, यानी कि 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बात समझ में आई। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, महाराष्ट्र गवर्नर इशूड अ नोटिफिकेशन, बिल्कुल ठीक लग रहा है, अभी तक तो कोई नहीं, सब्जेक्ट हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नर आ गया जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इशूड आ गया जो कि वर्ब का काम कर रहा है। अ नोटिफिकेशन दैट, अब इसके बाद दैट आ गया, दैट का मतलब कि बताएगा अब नोटिफिकेशन क्या है, दैट विल अनेबल, तो बिल्कुल सही लग रहा है, विल अनेबल बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। विल अनेबल ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलिंग फैमिलीज टू बिल्ड हाउसेज इन द नेबरहुड फॉरेस्ट एरिया, इसमें तो कोई गलती नहीं है, यानी 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, तो 11वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड या नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही आंसर है। अगले की बात कर लेते हैं, अगला है क्या, तो पहले बात तो शुरुआत में ही ऑफ आ गया, ऑफ द फेलियर, तो ये तो हो ही नहीं सकता पहला सेंटेंस। दूसरा चेक किया, द कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग, हाँ ये हो सकता है। तीसरा पढ़ लेते हैं, द रियलिटी दैट द, तो ये नहीं हो सकता, दैट आ रहा है यानी कि पिछले वाले की बात करेगा। अगला मूवमेंट इटसेल्फ भी वही बात कर रहा है यानी कि प्रोनाउन आ रहा है। मी टू आर कॉम्प्लिकेटेड बाय, अब देखो मी टू जो है वो एक कैंपेन चलाया गया था, तो यानी कि इसमें भी हमें पहला ऑप्शन पता चल रहा है, कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। अच्छा उसके अकॉर्डिंग हमें जो ऑप्शन मिला वो डी है, उसको चेक कर लेते हैं, यानी कि पहले बी आएगा कि द कॉन्ट्रोवर्सीज सराउंडिंग मी टू आर कॉम्प्लिकेटेड बाय क्या, तो बाय के बाद फिर आ रहा है सी, द रियलिटी दैट द, बिल्कुल सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। द मूवमेंट इटसेल्फ इज अ रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ ड्यू प्रोसेस, तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन 12वें का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले आ जाना चाहिए बी, फिर आएगा ई, फिर आएगा सी, फिर डी एंड देन ए, यानी कि कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाना चाहिए। तो देखिएगा 5 प्रश्न ये आए थे, ठीक है, 5 प्रश्न ये आए थे जो कि रीअरेंजमेंट था यानी कि पैराजंबल था। उससे पहले जो प्रश्न आए वो कुछ इस तरह से आए, यानी कि उसने एक फ्रेज दिया उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए पूछा, और उससे पहले सीक्वेंस के 4 प्रश्न आए थे। तो ये अभी तक 12 प्रश्नों की बात कर चुके हैं। चलिए देखिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमने देखा, तो अगले प्रश्न में एक सेंटेंस एक पैसेज पूरा दे रखा है और उसमें कुछ फिलिंग करनी है, यानी कि कुछ शब्द हमें भरने हैं, यानी कि इसको क्या कह देते हैं, तो ये है क्लोज टेस्ट। और इससे रिलेटेड टोटल उसने 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 6 प्रश्न इससे रिलेटेड हैं, तो उनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो कैसे करेंगे शुरुआत, तो पहले प्रश्न को यानी कि जो पूरा सेंटेंस है उसको एक बार पढ़ लेंगे और देख लेंगे कि किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा हमने कि गैसियस रिफाइनरी इंक्लूड हाइड्रोजन, फ्यूल गैस, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, यानी कि गैसियस रिफाइनरी जो है उसको उसमें इंक्लूड होता है क्या, किसमें, तो गैसियस रिफाइनरी के किसी चीज में इंक्लूड होता होगा, तो गैसियस रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स में इंक्लूड होता है, सर्विसेज में इंक्लूड होता है, आइडिया में इंक्लूड होता है, फॉर्म में या ब्रांड में। तो क्या गैसियस रिफाइनरी की सर्विस में इंक्लूड हो सकती हैं ये सब चीजें, सर्विस मतलब जो चीज वो सर्व कर रहे हैं, नहीं प्रोडक्ट जो कि बनाए होंगे उन्होंने उनमें इंक्लूड होता होगा ये, तो हाँ वही तो सही हो जाएगा, यानी कि पहले का सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, तो भैया उसका सही आंसर हो जाना चाहिए
ए ऑप्शन, यानी कि प्रोडक्ट्स आ जाना चाहिए, यानी कि गैसियस रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड हाइड्रोजन, फ्यूल गैस, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन। अब मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज, यानी कि जो बहुत बड़ा पार्ट जो है हाइड्रोजन का इज इन रिफाइनरी। अब यानी कि बहुत सा जो बड़ा पार्ट है वो इन रिफाइनरी, यानी कि एक तरह से ये समझे रिफाइनरी में चला जाता है। तो क्या, तो मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज, अब इज क्या, यानी खपत हो जाती होगी उसकी। तो क्या क्या ऑप्शन है, एनहेंस्ड, एनहेंस्ड मतलब बढ़ जाता है, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। कंज्यूम मतलब खपत हो जाती है, हाँ ये हो सकता है। मैन्युफैक्चर्ड, तो मैन्युफैक्चर तो ऊपर हो चुका है पहले, यानी कि रिफाइनरी में है वो ऑलरेडी। फिर आया प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड भी वही बात है, मैन्युफैक्चर्ड कह लो, प्रेजेंटेड कह लो। डिस्प्लेड, दिखाई देता है, नहीं दिखाई नहीं देता, वो कंज्यूम हो जाता है, खपत हो जाती है उसकी, यानी कि दूसरे का आंसर क्या हो जाना चाहिए, यानी कि 13वां जो प्रश्न है उसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 14वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में, आगे पढ़ेंगे। फिर इन रिफाइनरी फैसिलिटीज विच रिमूव हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि बहुत सारा जो है उसको कंज्यूम कर लिया जाता है इन रिफाइनरी फैसिलिटीज में, विच रिमूव, जो कि रिमूव कर देता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड को अलग कर देता है फ्रॉम द गैस, गैस स्टीम से, एंड देन सेपरेट दैट कंपाउंड इनटू एलिमेंटल हाइड्रोजन एंड सल्फर, यानी कि फिर क्या कर देता है, फिर अलग अलग कर देता है एलिमेंटल हाइड्रोजन को एंड सल्फर, सल्फर को। अब फिर आगे क्या, तो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द हाइड्रोजन मे बी डिलीवर्ड टू रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम, और जो छोटे क्वांटिटीज होती है, बहुत थोड़ी मात्रा जो है वो हाइड्रोजन की मे बी डिलीवर कर दी जाती है टू द रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम, रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम को डिलीवर कर दी जाती है। रिफाइनरी फ्यूल गैस वेरीज इन कंपोजिशन, यानी कि रिफाइनरी जो फ्यूल गैस है वो वेरी करती है इन कंपोजिशन, बट यूजुअली कंटेन आ, यानी कि वेरी तो करती है बट यूजुअली मतलब अधिकांशतः कंटेन करती है, यानी कि साथ रखती है ए अमाउंट ऑफ मीथेन। अब अमाउंट ऑफ मीथेन क्या, यानी कि ए टेरेबल अमाउंट ऑफ मीथेन, वर्सेटाइल अमाउंट ऑफ मीथेन, इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वर्सेटाइल और टेरिबल अमाउंट ऑफ मीथेन का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। वैसे ही वर्सेटाइल का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। वैसे ही मेजोरली नहीं मेजोरिटी होता तो एक बार को समझ भी लेते, लेकिन इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट वहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ये जो है आपका 15th ऑप्शन, इसमें आ जाएगा क्या, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिग्निफिकेंट। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए आगे पढ़ते हैं। यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, तो कंपोजिशन बट यूजुअली कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन। फिर आगे पढ़ें कि इट हैज अ हीटिंग वैल्यू सिमिलर टू नेचुरल गैस एंड इज कंज्यूम्ड इन प्लांट ऑपरेशंस। द, फिर आगे आ गया, यानी कि यहाँ तक की बात खत्म हो गई। द ड्रॉबैक इज दैट, यानी कि इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है, वो ये है दैट पीरियोडिक वेरिएबिलिटी इन हीटिंग वैल्यू मेक्स इट, क्या बनाती है इसको, तो क्या बनाती है, चलिए पढ़ लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। तो मेक्स इट अनसुटेबल, मेक्स इट एक्सेप्टेबल, मेक्स इट सेटिस्फाइंग, मेक्स इट अप्रोप्रिएट, मेक्स इट इम्प्रॉपरली। चलो आगे पढ़ के देखते हैं कि हानि हो रही है या हानि हो रही है या फायदा हो रहा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा क्या आ जाना चाहिए, अमाउंट ऑफ मीथेन। अब देखो रिफाइनरी फ्यूल गैस वेरीज, अच्छा ये तो हो चुका है, इससे अगले वाले को कर रहे हैं हम कि द ड्रॉबैक है। अब देखो सिंपल सी बात है, ड्रॉबैक कहते हैं घाटा हुआ होगा, कुछ नुकसान की बात हो रही है, और जब नुकसान की बात हो रही है तो भैया ये जो ऑप्शन है सेटिस्फाइंग ये खत्म हो गया, एक्सेप्टेबल ये खत्म हो गया, एप्रोप्रिएट ये खत्म हो गया, तो दो ऑप्शन बचे, या तो अनसुटेबल या फिर इम्प्रॉपरली। तो इम्प्रॉपरली नहीं आ सकता, इम्प्रॉपर होता तो एक बार को सही था, यानी कि यहां पर क्या आ जाना चाहिए, तो यहां पर आ जाना चाहिए अनसुटेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। इसका क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे की, फॉर डिलीवरी के लिए क्या बना देती है इसको, अनसुटेबल बना देती है। टू कंज्यूमर गैस सिस्टम, कंज्यूमर का जो गैस सिस्टम है उसके लिए अनसुटेबल बना देती है। एथेन में बी, अब एथेन क्या में बी आ रहा है, अच्छा में बी के बाद फिर वर्ब आएगी, क्या आएगा, वर्ब आएगी, और वर्ब आएगी कौन सी फॉर्म, तो वर्ब की आया करती थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी आपको बताया गया कि बी और गेट के बाद जब भी वर्ब लगाएंगे तो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा या पास्ट पार्टिसिपल आएगा, यानी या तो वर्ब की आईएनजी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने चेक किया वर्ब की थर्ड ही आ रही है, एग्जॉस्टेड, रिकवर्ड, कंज्यूम्ड या डिप्लीटेड। तो देख लेते हैं एक बार फिर से कि एथेन may be from the refinery fuel system for use as a पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक, यानी कि इथेन जो है मे बी फ्रॉम द, अब फ्रॉम का मतलब होता है वहां से, तो वहां से क्या, तो वहां पर पहुंचाना होता है और वहां से निकालना होता है, यानी कि निकाला गया होगा किसी तरह से, बाहर आ गई होगी। तो एग्जॉस्टेड का मतलब खत्म हो गई, बाहर कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया उसको। दूसरा ऑप्शन हम नहीं लेकर के चल रहे, रिकवर्ड,
कंज्यूम्ड या डिप्लीटेड। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा वो अगले लाइन में और पता चल जाएगा, हमें क्लियर हो जाएगा कि इथेन मे बी फ्रॉम द रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम फॉर यूज। अब यूज के लिए ले रहे हैं, अब यूज के लिए ले रहे हैं तो उसको क्या कर रहे होंगे, तो भैया उसको ले रहे होंगे खपत के लिए, यानी कि रिकवर्ड, यानी कि इथेन मे बी रिकवर्ड फ्रॉम द रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम फॉर यूज, यानी कि उसको रिकवर कर दिया जाता है रिफाइनरी सिस्टम में, क्योंकि पहले वो खत्म हो रही थी, अब उसको रिकवर कर लिया गया रिफाइनरी फ्यूल सिस्टम फॉर यूज एज अ पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक, यानी कि फीड स्टॉक, पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक में यूज के लिए उसको रिकवर कर लिया। एथेन में भी क्या आ जाना चाहिए, तो मे बी के बाद आ जाना चाहिए रिकवर्ड फ्रॉम। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। इन मैनी केसेस, बहुत से केसेस में दीज ऑपरेशन टेक प्लेस इन रिलेटिवली रिमोट रीजन्स एंड अफेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयड बाय द इंडस्ट्री सो दैट लिटिल और नो इज अटेम्प्टेड। और लिटिल और नो इज अटेम्प्टेड क्या, तो रेगुलेशंस, पॉलिसीज, अथॉरिटीज, कंट्रोल या इंस्टिट्यूमेंट। ठीक है, तो क्या सही आंसर हो जाना चाहिए, तो रेगुलेशंस टू लिटिल और नो। अच्छा, जो भी चीज़ आएगी उसके बाद उसने क्या कह रखा है, इज कह रखा है। ठीक है, लिटिल और नो इज अटेम्प्टेड, तो इज अटेम्प्टेड यानी कि SEIS वाला तो शब्द आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इज आ रहा है यानी कि वर्ब हमारी सिंगुलर आ रही है, और जब वर्ब सिंगुलर आ रही है तो भैया सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर कितने आ रहे हैं, तो भैया पहला सिंगुलर नहीं, दूसरा सिंगुलर नहीं, तीसरा सिंगुलर नहीं, पांचवा और चौथा सिंगुलर है, लेकिन इसमें सही शब्द क्या आ जाना चाहिए, तो सही शब्द आ जाना चाहिए फिर कंट्रोल, यानी कि लिटिल और नो कंट्रोल इज अटेम्प्टेड, यानी कोई भी कंट्रोल अटेम्प्ट नहीं किया जाता। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। यानी कि इस तरह से हम करेंगे, अगर हम सही से उसको पढ़ते चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत क्लोज टेस्ट में भी नहीं होनी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न यानी कि हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, और उसमें उसने क्या कहा है कि भैया 3-3 सेंटेंस आपको पर क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न में 3 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, आपको उनमें से चुनना है कि कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है। यानी कि उसने 3 में से कोई 1 या 2 सेंटेंस बिल्कुल सही रखे हैं, और तीनों भी सही हो सकते हैं, तो हमें बस वो चुनना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, किसमें गलती नहीं है। अगर गलती है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, लेकिन अगर जिसमें गलती नहीं है, जो बिल्कुल ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं पहले प्रश्न से कि द रीसेंट बर्गलरी केम एज अ सरप्राइज फॉर द रेडेड होम इज लोकेटेड इन अ रिलेटिवली सेफ एरिया। तो गलती कहाँ पे है, तो यहाँ पर ये जो फॉर जो लगाया है भैया, ये तो गलत लगा दिया उसने, सिंस लगाना चाहिए था। तो सिंस द रेडेड होम इज लोकेटेड इन द रिलेटिवली सेफ एरिया, क्योंकि सिंस और फॉर का यूज हमें पता होना चाहिए कि सिंस और फॉर का जो यूज हुआ करता है, वो फॉर जो आया करता है वो आता है जब भी हमारा टाइम निश्चित ना हो, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, और अगर समय निश्चित है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। अब अगर कोई हाउस लोकेट है तो वो तो एक डेफिनेट टाइम हो गया ना, निश्चित समय हो गया, और चूंकि समय निश्चित है इसलिए फॉर का प्रयोग यहां पर नहीं करना चाहिए था। उसकी जगह क्या प्रयोग होना चाहिए था, तो उसकी जगह फॉर की जगह सिंस का प्रयोग होना चाहिए था। तो पहले सेंटेंस में तो गलती है। दूसरा सेंटेंस चेक करते हैं। फर्नीचर मेकर्स यानी कि जो फर्नीचर बनाने वाले हैं ऑफन यूज प्लेन वुवन बर्लैप एज अ सपोर्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ काउचेज एंड चेयर्स। तो ऑफ नहीं, फॉर द इनसाइड, यानी कि जो अंदर लगी हुई हैं उनके लिए, उनका नहीं, उनके लिए, यानी कि ऑफ की जगह क्या आ जाना चाहिए था, तो ऑफ की जगह यहाँ पर फॉर आना चाहिए था। तो भैया पहले में भी गलती मिल गई, दूसरे में भी गलती मिल गई, अब देखो हो सकता है तीसरे में भी गलती हो। तो चलो चेक कर लेते हैं कि रेस्क्यूअर्स वर फोर्स्ड टू अबंडन दियर सर्च। तो इसमें कोई गलती नजर आ रही है, तो देखो रेस्क्यूअर आया, यानी कि रेस्क्यू जो करने वाले हैं बहुत सारे हैं, इसलिए उसने वर लगा दिया। वर्ब की थर्ड आ रही है क्योंकि पैसिव है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट आई, बात बिल्कुल सही। दियर इसलिए आ रहा है क्योंकि रेस्क्यूअर्स प्लूरल है, कोई गलती वाक्य में नहीं नजर आ रही। यानी कि सही सेंटेंस कौन सा है, तो भैया सही सेंटेंस है ओनली थर्ड, यानी कि मात्र तीसरा वाला जो प्रश्न है वो बिल्कुल ठीक है, बाकी पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3। आई बात समझ में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देख लेंगे कि हिज व्यूज, अब अगले प्रश्न में फिर से वही 3 ऑप्शन दिए ना, तो हिज व्यूज हैव एक्साइटेड अ लाइवली कंट्रोवर्सी अमंग फेलो साइंटिस्ट्स। तो हिज व्यूज, और व्यूज है इसीलिए प्लूरल है, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आ गई, हैव आ गया, एक्साइटेड बिल्कुल सही, हैव के साथ वर्ब की थर्ड ही लगाते हैं। अ लाइवली कंट्रोवर्सी अमंग, अब कंट्रोवर्सी अमंग इसलिए आया क्योंकि भैया फेलो साइंटिस्ट की बात कर रहा है, तो अमंग यानी कि 2 से अधिक के लिए आया करता है, बात बिल्कुल सही, इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही, यानी कि बात बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती
नहीं है। अगले की बात कर लेते हैं, ईदर पार्टी हैव द राइट। तो देखो इसमें तो यही गलती नजर आ गई। क्या गलती आ गई? तो भैया रूल बताया था, प्रोनाउन में आपको रूल बताया था कि ईदर, नीदर, एनीवन, नन, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगती है और प्रोनाउन भी सिंगुलर लगता है। और इसने ईदर पार्टी के साथ क्या लगा दिया? हैव लगाया है। हैव नहीं आना चाहिए था, वहां पर क्या आना चाहिए था? हैज आना चाहिए था। यानी अभी तक हमें सिर्फ एक सही मिला, वो भी कौन सा? पहला वाला। तीसरा और चेक कर लेते हैं, आई एम एज्यूमिंग, इज एम आर आया करता है प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में और उसके साथ वर्ब की कौन सी आती है? आईएनजी। एम के साथ एज्यूमिंग लगा रखा है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। दैट द प्रेजेंट सिचुएशन इज गोइंग टू कंटिन्यू, इसमें हमें कोई गलती नजर आ रही है क्या? तो इसमें कोई भी गलती नजर नहीं आ रही है, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है, बात बिल्कुल सही है। आई एम एज्यूमिंग दैट द प्रेजेंट सिचुएशन इज गोइंग टू कंटिन्यू, यानी कि कौन कौन सा सही हो गया? तो एक तो पहला सही और एक तीसरा सही, यानी कि दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। और वो आंसर हमें कौन से में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखा कि प्रेज ऑलवेज स्टिमुलस हिम टू मेक ग्रेटर एफर्ट। तो देखो जो भी हमारा जो बड़ाई करता है, जो हमारी तारीफ करता है, वो हमेशा हमें एक तरह से प्रोत्साहन देता है ताकि हम ग्रेट एफर्ट्स कर सकें। तो इसमें कहीं भी कोई गलती नज़र नहीं आ रही। ऑलवेज स्टिमुलस हिम टू मेक ग्रेटर एफर्ट्स, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला पढ़ लिया कि द हाउसेज, हाउसेज के साथ वर आ रहा है, नॉट आ गया। कंसिडर्ड यानी वर्ब की थर्ड आ रही है, पैसिव है। हैबिटेबल तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, यानी पहला भी सही, दूसरा भी सही। तीसरा और पढ़ा, दे ट्राइड टू अश्योर हिम ऑफ देयर विलिंगनेस टू वर्क, बिल्कुल सही, इसमें भी कोई गलती नहीं, यानी पहले में भी कोई गलती नहीं, दूसरे में भी कोई गलती नहीं और तीसरे में भी कोई गलती नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट, यानी पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया? ई, और आर करेक्ट। बात कर लेते हैं एक और सेंटेंस की। अगला जो हमारा है क्वेश्चन, उसमें देखेंगे 3 फिर से सेंटेंस दे दिए। क्या दिया? कि द इशू ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन इज एन इमोटिव सब्जेक्ट। तो देखो छोटा सा सेंटेंस है, कोई दिक्कत नजर आ रही है क्या? द इशू ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, तो इशू की बात हो रही है, उसी के हिसाब से तो वर्ब आई क्या आया? इज, बिल्कुल सही आया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ गई। एन इमोटिव, अब इमोटिव से पहले एन ही तो आएगा, बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई गलती नहीं। सब्जेक्ट, इसमें कोई गलती हमें सेंटेंस में नहीं दिखाई दी। अगला चेक कर लेते हैं, द किंग एग्रीड फॉर डिसॉल्व द प्रेजेंट कमीशन। तो फॉर डिसॉल्व, तो फॉर थोड़ी ना, ऑफ डिसॉल्विंग आना चाहिए था, यानी कि गलती इसी में है कि द किंग एग्रीड, या फिर टू आ जाना चाहिए था, टू डिसॉल्व आ जाना चाहिए था। हाँ, टू डिसॉल्व द प्रेजेंट कमीशन, यानी कि इसमें फॉर की जगह आना चाहिए था क्या? टू आ जाना चाहिए था, और वही इसमें गलती है, यानी कि ये तो गलत हो गया। तो अभी तक सिर्फ एक सही मिला, पहला वाला। तीसरे पे चेक करते हैं, तो तीसरा है क्या? शी हैज एंडोड विद इंटेलिजेंस एज वेल एज ब्यूटी। तो शी हैज आ रहा है। अच्छा, हैज क्यों आया? तो हैज यानी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो वाला तो सेंस दे ही नहीं रहा, यानी कि यहां पर क्या आ जाना चाहिए था? तो हैज नहीं आना चाहिए था। गलती है इसमें कि शी इज, वो है, विद इंटेलिजेंस एज वेल एज ब्यूटी, यानी कि वो रखती है किसको? इंटेलिजेंस भी है उसके पास और ब्यूटी भी है, तो वहां पर शी इज आना चाहिए था। शी इज एंडोव्ड विद इंटेलिजेंस एंड एज वेल एज ब्यूटी। तो यहाँ पर गलती क्या है? यानी कि पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पहला सही है मात्र। और वो ऑप्शन कौन सा है? तो वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए इसमें बिल्कुल सही है, बाकी गलत हैं। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। और इसके अलावा पैसेज से रिलेटेड प्रश्नों के लिए हम आपको टेलीग्राम चैनल पर पैसेज विद क्वेश्चंस आपके डाल देंगे ताकि आप उसको सॉल्व कर पाएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पेपर का पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पेपर आ रहा है, और उम्मीद करते हैं आप अच्छे से उसके लिए तैयारी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।